2024 के सत्ता संग्राम का समर सज चुका है, रण बांकुरे मैदान में है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। 1 जून तक आखिरी 7वें चरण का चुनाव होगा। 7 चरणों में देश के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर के पहले चरण के चुनाव में 102 सीटों पर चुनाव होने हैं। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनाव एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, इनको सत्ता के दरवाजे तक ले जाने के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। 21 राज्यों का चुनाव होना है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसमें चुनावी बयार किधर बहेगी, किस ओर जाएगी, कौन से दिग्गज की सीटें फंसने वाली, इन सारे समीकरणों को ताना बाना हम समझने का प्रयास करेंगे, उन बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आनंद मोहन, प्रभात खबर की ओर से इन पूरे चुनावी समीकरण पर बातचीत करते हैं। ये एक जो 19 अप्रैल का चुनाव होना है, वो चुनाव 21 राज्यों में है और इसमें समझिए कि 543 जो सीटें हैं, उसकी 102 सीटों के पहले चरण का चुनाव है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। इन चुनाव में जान लीजिए कि जब हम बात राजनीति की करते हैं, तो ये भी बात करनी चाहिए कि उम्मीदवार किस किस्म के हैं। तो 1625 उम्मीदवार इस पहले चरण में खड़े हो रहे हैं। इसमें महिलाओं की संख्या 134 है और ऐसी और स्टॉलवर्ट महिला लीडर खड़ी हो रही है, जिसमें कनू ओजी से लेकर के तमिल से रंगा राजन जो गवर्नर रही है तेलंगाना की, वैसे महिला प्रत्याशी इस मैदान में है। तो बड़ा ही रोचक चुनाव है। तमिलनाडु के सारे 39 सीटों पर इस चरण में चुनाव होने हैं। हम आपको बता दें कि इस चुनाव में, जैसा कि हमने कहा कि चुनाव को उस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि किस तरह के लोग चुनाव में खड़े हैं। तो इस जो पहले चरण का जो चुनाव है, उसमें 252 दागी उम्मीदवार हैं, जिन्होंने अपने हल्फनामे और शपथ पत्र में दिए हैं, जिनके अलग अलग आरोप होंगे, मुकदमे चल रहे होंगे। 161 गंभीर किस्म के अपराध वाले कैंडिडेट हैं, जिनके ऊपर 107 उम्मीदवार पर हत्या और संगीन आरोप है। मैं ये पहले फेज के 102 चुनाव में बात कर रहा हूँ, जिसमें 1625 उम्मीदवार मैदान में आपको दिखेंगे। तो ये जो मसल और डॉन पावर वाली जो राजनीति है, वो उसकी थोड़ी बहुत झलक इस चुनाव में भी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 134 महिला उम्मीदवार इस मैदान में हैं और इस चुनाव के पहले चुनाव में बड़े ही हाई प्रोफाइल सीट्स भी हैं। ऐसे सीट भी हैं जो इसमें बहुत हाई प्रोफाइल नेता खड़ा है, राष्ट्रीय चेहरा है, जिनके जीत और हार के मायने रखते हैं पार्टियों को। हम बताएंगे आपको कि वैसे कौन कौन से दिग्गज खड़े हैं जो पहले चरण के चुनाव में जिनकी किस्मत ईवीएम में 19 अप्रैल को बंद होने वाली है, लॉक होने वाली है, जनता उन पर मुहर लगाने वाली है। भाजपा के बड़े नाम हैं। नितिन गडकरी नागपुर से लड़ेंगे, बड़े चेहरा हैं, आपने इनको देखा होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, प्रयोगधर्मी नेता हैं, बेबाक नेता हैं। ये अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, कभी कभी पार्टी की धारा से अलग भी कहते हैं। भाजपा के अगर टॉप 5 नेताओं में होंगे तो नितिन गडकरी उन नेताओं में शामिल हैं। इनको आपने कोरोना के समय में फूडिंग का और कुकिंग का वीडियोज़ भी देखा होगा और ये टेक्नोलॉजी पर भी बात करते हैं। अर्जुन मेघवाल भाजपा के केंद्रीय मंत्री रहे, इनका भी चुनाव पहले चरण में हो। किरण रिजिजू, ये भी पहले चरण में इनका चुनाव होना है। तमिल से सुंदर राजन, ये तमिलनाडु से चुनाव लड़ रही हैं, बड़े ही हाई प्रोफाइल सीट में चुनाव है इनका। और इनकी टक्कर सीधे कनुमोझी जी से है, करुणानिधि की बेटी से है। भूपेंद्र यादव भाजपा के बड़े रणनीतिकार, पर्दा के पीछे बहुत ही सटीक तरीके से अपनी गोटियां चलने वाले, राजनीति चलने वाले, और उनकी सीट अरवल में है। ये भूपेंद्र यादव की सीट अरवल से वो चुनाव लड़े। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई, जिस पूर्व आईपीएस अधिकारी, उनकी भी किस्मत का फैसला इसी पहले चरण में होना है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण चेहरा है ये तमिलनाडु में। भाजपा अगर कुछ नया करने की कोशिश करेगी तो के अन्नामलाई के ही सहारे करिए। बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग, एग्रेसिव नेता है वो। और इधर विपक्ष की ओर से भी ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख इस चुनाव में, 19 अप्रैल के चुनाव में बहुत शिद्दत के साथ उनको चुनाव लड़ना होगा। उनकी साख है नकुल कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके भी किस्मत का फैसला 19 अप्रैल को होना है। अगाथा संगमा, राहुल कांसवा चुरू से चुनाव है। राहुल कांसवा पहले वो बीजेपी में हुआ करते थे, सांसद थे, बीजेपी ने टिकट काटा तो कांग्रेस चले गए। प्रताप खाचरीवास बड़ा नाम है राजस्थान के। गौरव गोगोई कीर्ति पी चिदम्बरम के बेटे हैं, शिवगंगा से चुनाव लड़ रहे हैं तमिलनाडु से। तो मैंने आपको बताया कि ये हाई प्रोफाइल चेहरे हैं जिनको लेकर के सारी 19 अप्रैल को ये फैसला होना है। बहुत कम समय बाकी है और पक्ष हो या विपक्ष इन चेहरों के सहारे चुनावी मैदान में हैं।
अब आप समझ लीजिए कि जो ये 19 अप्रैल का चुनाव है, किन राज्यों में किस तरीके से है। तमिलनाडु 39 सीटें, पूरे तमिलनाडु में एक साथ चुनाव पहले फेज में हो जाना है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है तमिलनाडु में। भाजपा को अगर रास्ता बनाना है ये दिल्ली तक के लिए, तो तमिलनाडु का चुनाव साउथ में जो सेंधमारी है, जिस पर अटकलें की जा रही कि 370 और 400 पार एनडीए कैसे करेगा, तो वो तमिलनाडु की जो सीट है, अगर कुछ भाजपा नया करती है तो एक नया अध्याय लिखेगा। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार के 40 सीटों में 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश के 6 सीटों में चुनाव हो रहे हैं, 29 सीट है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 5 पहले चरण में चुनाव हो जाने हैं। राजस्थान के 25 में से 12 सीटों पर हो जाने हैं। छत्तीसगढ़ का 1 सीट बस्तर है जो पहले चरण में चुनाव हो गया। 11 सीट है छत्तीसगढ़ में। उत्तराखंड के सभी 5 सीटों में चुनाव हो जाना है। आपको याद दिला दूं कि 2019 के चुनाव में भाजपा ने इस पूरे 5 सीट को अपने कब्जे में किया था। 100% स्ट्राइक रेट रहा था। भाजपा को वो परिणाम फिर से दोहराना होगा। ये चुनौती इस पहले फेज में। बंगाल 3 सीटों पर है, 42 सीट है बंगाल में। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है तृणमूल के लिए भी और भाजपा के लिए भी। जम्मू कश्मीर के 1 सीट पर चुनाव होना है। मेघालय 2 सीट पर होना है। मिजोरम 1 सीट पर होना है। मणिपुर में 2 सीटों पर होना है। आसाम के 5 सीटों पर होना है। आसाम में 14 सीटें हैं। झारखंड की इतना ही सीट है वो आसाम में। सिक्किम के 1 सीट पर चुनाव होना है, 1 ही सीट है। मेघालय के 2 सीटों पर चुनाव होना है, वहाँ 2 सीट है। नागालैंड के 1 सीट पर चुनाव होना है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर और पुडुचेरी की 1 सीट पर। तो पूर्वी भारत में असम को छोड़कर, असम के 5 सीटों को छोड़कर पूरी भारत के लगभग सीटों पर, छोटे राज्यों में जहां से 1-2 सीटें, उसमें 13 सीट ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से चुनाव हो जाएगा। पूरी भारत में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा था। एक बड़ी चुनौती है उसको दोहरा लेना। अब आप समझ जाइए कि बीजेपी को इस पूरे चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मध्य प्रदेश, पिछले बार बीजेपी ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया था। 29 में से 28 सीट जीती थी। 1 सीट जिसने जीता वो भी बीजेपी के खेमे में चले गए। इस तरह से राजस्थान पूरी का पूरी तरह से स्ट्राइक रेट 100% का था। और इन क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन को यूपी जैसे, राजस्थान जैसे, छत्तीसगढ़ जैसे, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपना एक नया फील्ड तैयार करना पड़ेगा और एक नई सेंधमारी करनी पड़ेगी। हम अब सबसे पहले बात करना चाहेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में इसलिए बात करना चाहेंगे कि तमिलनाडु जो है सो एक ऐसा राज्य है जिसमें सारी की सारी सीटों पर चुनाव हो जाने हैं। तमिलनाडु का पुराना गणित आप समझ लीजिए। 2019 के चुनाव में हुआ क्या था, तब आपको समीकरण से अंदाज लग जाएगा कि भाजपा वहाँ कहाँ खड़ी है। तमिलनाडु में 39 सीट है। बगल में सटा हुआ एक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी 1 सीट जोड़ ले तो 40 सीट हो जाती है। दोनों की राजनीति एक दूसरे से प्रभावित है, आबो हवा एक है, इसलिए मैं पुडुचेरी को इसमें जोड़ रहा हूँ। तो 39 और एक पुडुचेरी की सीट। तो अभी हम तमिलनाडु पर बात करें तो डीएमके वहाँ 24 सीट जीती थी। बहुत बढ़िया प्रदर्शन था डीएमके का। 50% सुपर वोट मार्जिन था डीएमके का। कांग्रेस 8 सीट जीती थी। एआईडीएमके 1 सीट जीती थी। अन्य के खाते में 6 सीट गई थी। छोटी पार्टियां, छोटी पार्टियों को इसलिए बीजेपी ने अब इस बार अपने साथ साधने का प्रयास किया है। तमिलनाडु और साउथ में भाजपा का खाता नहीं खुला था। आप ये जान जाइए कि भाजपा की ताकत अभी तमिलनाडु में क्या है। भाजपा की ताकत तमिलनाडु में ही कि उनके पास मात्र 4 विधायक हैं। 234 का वहाँ सदस्यों की संख्या है विधानसभा की, वहाँ मात्र 4 विधायक हैं। भाजपा पिछले चुनाव में 3.6, जो लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3.6 वोट परसेंटेज उनको मिला था। भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के मेहनत और उसके हुंकार पर तमिलनाडु में अपना एक नया रास्ता तलाश रही है। अन्नामलाई पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, केरल के हैं। आईपीएस के तौर पर जब जो वो थे तो अन्ना सिंघम के रूप में प्रचलित थे। वो एक सिंघम की उनकी रॉबिन हुड वाली छवि थी। वहाँ पर कुल मिलाकर के एक पुलिस अफसर गरीबों के मसीहा के रूप में केरल में रहे। 39 साल के इस युवा पर, इस तरुण जो चेहरा है, उस पर भाजपा ने बहुत बड़ा भरोसा किया है तमिलनाडु में। और मैं बता दूं कि एआईएडीएमके जो तमिलनाडु में और साउथ में जो भाजपा का एक बड़ा, एनडीए का बड़ा हिस्सा रहा करता था, ये अन्नामलाई के आने के बाद वो रिश्ते भी एआईएडीएमके से टूट गए। ये जानकारी दूं कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी का एआईएडीएमके से कोई समझौता नहीं है। तो एक झटका था बीजेपी के लिए। और भाजपा को कि अन्नामलाई कुप्पा स्वामी जिनको कहते हैं, पूरा नाम है उनका, वो जो है उनके पूरे मेहनत, उनके पूरे जो वहाँ का पॉलिटिक्स है, तमिल अस्मिता, तमिल मिट्टी का वो एक नया पॉलिटिक्स अन्नामलाई अपने नेतृत्व में कर रहे हैं। और अन्नामलाई ने पूरे तमिलनाडु का दौरा किया है बतौर प्रदेश अध्यक्ष। और भाजपा को उनकी मेहनत से यही लग रहा है कि कुछ सीटें का इजाफा हो या फिर वोट परसेंट में। तब अभी हाल के दिनों में उनका एक एन मक्कलम ये करके एक अभियान चला, मतलब मेरी माटी मेरे लोग। और आप जाने कि कितना
वेटेज इस IPS ऑफिसर को जो नौकरी छोड़ करके आए कर्नाटक कैडर को, उसको भाजपा दे रही है कि इनके इस जो अभियान था, जो पूरे राज्य भर में चलना था, उसको शुरू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उसके समापन में पहुंचे नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी को उस समय 40 किलो के हल्दी के माला से स्वागत किया गया। वेंदु मोदी मिंदु मोदी, मतलब मोदी पहले फिर मोदी, इस नारे के साथ अन्नामलाई पूरे उन क्षेत्रों में घूम रहे हैं। आप जानिए कि DMK और AIADMK के चेहरे में भी बल है इनको देख करके। गोंडर समुदाय से आते हैं ये अन्नामलाई, और वहाँ पिछड़ा कार्ड बीजेपी ने खेला है। तो तमिलनाडु का कुछ कुल मिलाकर के हाई प्रोफाइल सीट है तमिलनाडु का। उन सीटों को भी जानना चाहिए कि किस सीट से अन्नामलाई चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने उन्हें चुनाव लड़ाया है, वो कोयम्बटूर माकपा की सीट रही, उससे चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ गणपति पी राजकुमार DMK के उम्मीदवार हैं। ये तमिलनाडु की जो सीट थी, वो आपके कोयम्बटूर वाली जो सीट है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल, यहाँ लड़ाई बहुत मज़ेदार होने जा रही है। और इस लड़ाई में अगर अन्नामलाई निकल गए तो एक बड़ा चमत्कारिक नेता के रूप में उभर करके वहाँ पर आएंगे। तमिलनाडु का दूसरा हाई प्रोफाइल सीट जिसको आपको जानने की जरूरत है, जो 19 अप्रैल के चुनाव के दिन होने जा रहा है, वो शिवगंगा की सीट है। शिवगंगा की सीट पर पी चिदम्बरम कांग्रेस के गृह मंत्री रहे, बड़े कद्दावर नेता, उनके बेटे कीर्ति पी चिदम्बरम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने वहां से कैंडिडेट बनाया है डॉक्टर देवनाथ यादव को, बीजेपी ने वहां से कैंडिडेट इनको बनाया है। और ये इस सीट पर भी सबकी नज़र रहेगी चुनाव के। चेन्नई दक्षिण का सीट भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट हो गया है। ये सीट DMK के पास थी पिछले बार। इसमें चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के रही पूर्व अध्यक्ष तमिलिसै रंगाराजन, जो तेलंगाना की गवर्नर थी, पुडुचेरी में वो लेफ्टिनेंट जनरल थी, वहाँ से वो सीट पर लड़ रही है। DMK की चेन्नई दक्षिण DMK की सीट रही है। और यंगा पंडियन वो DMK से उम्मीदवार हैं, जो वो तमिलिसै के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ये भी सीट बीजेपी के लिए बहुत हाई प्रोफाइल सीट है। गवर्नर को वापस बुला करके और फिर चुनाव लड़ाया है। और एक सीट है कन्नूमोझी, जो DMK से लड़ रही हैं थत्थुकड़ी से। ये सीट जो है ये DMK की सीट है रही है। कन्नूमोझी करुणानिधि की बेटी हैं, वो उनके खिलाफ बीजेपी ने दिया है नैयर नागेंद्रन को। नैयर नागेंद्रन पर भरोसा किया है बीजेपी ने इस सीट पर। तो ये 3 ऐसे सीट थे, शिवगंगा, कोयम्बटूर, चेन्नई दक्षिण और थुथुकुडी, जो बीजेपी के लिए भी और DMK के लिए भी और AIADMK के लिए भी बड़ी साख वाली सीट है, जिस पर सारे लोगों की नज़र रहेगी। अब हम बात करते हैं, चूँकि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वार क्राई है। अगर बीजेपी को 370 का आंकड़ा पार करना है, तो वो 370 का आंकड़े के लिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश के रास्ते जाना होगा। और जो 64 सीट पिछले बार बढ़िया प्रदर्शन था, 80 में 64 सीटों पर बीजेपी जीती थी, तो उसको मेंटेन करना एक चुनौती है। पहले चरण में जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होना है। और ये चुनाव जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में बीजेपी की थोड़ी पकड़ कमज़ोर रही है। इन 8 सीटों में 5 सीटों में बीजेपी हार चुकी थी पिछले बार। सपा और बसपा का यहाँ पर पिछले 2019 में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे। इन इलाकों में सपा बसपा की ठीक ठाक पकड़ रही है। और पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जो थी, वो भी सपा के साथ थी। तो जिन पहले चरण में यूपी के जिन सीटों पर चुनाव होना है, वहाँ पर बीजेपी को बेहतर करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि 8 सीट जो पहले चरण में चुनाव है, 80 में से 8 वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ बीजेपी थोड़ी कमज़ोर रही है। तो अगर बीजेपी को कुछ बेहतर करना होगा तो एक बड़ी चुनौती उनके लिए है। दूसरा इंडिया गठबंधन के लिए है कि वो अपना वहाँ मेंटेन करे, और उनको अपना ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। पिछले 2019 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के थोड़े आंकड़े पर भी देख लें कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, 64 सीट लाई थी। कांग्रेस को एक सीट मिला था 80 सीट में। और कांग्रेस इस बार थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइवल की कोशिश करेगी तो बिना उत्तर प्रदेश के संभव नहीं है। सपा को 3 सीट मिला था, सपा को 3 सीट थे, BSP को 10 सीट थे, और अपना दल को 2। अपना दल इस बार बीजेपी के साथ गई। अब आप जानिए कि ये 8 सीटों में जो 19 अप्रैल को चुनाव होने में, उसमें उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी सीट है जो बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, जहाँ पर
उसको लेकर के लोगों की नज़र होगी। तो पीलीभीत की सीट है, पीलीभीत की सीट आप इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ से भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटा। वरुण गांधी कौन? वरुण गांधी मेनका गांधी के बेटे और राहुल गांधी के चचेरे भाई। चर्चा ये थी कि भाई वरुण गांधी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की हो जाए, लेकिन उन्होंने सब्र किया है, अब तक वो अपना पाला नहीं बदले हैं। भाजपा ने वहाँ से अपने बड़े नेता जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं भगवत शरण गंगवार एसपी से, समाजवादी पार्टी से, अनीस अहमद खां बीएसपी से, और जैसा मैंने आपको बताया कि जितिन प्रसाद जो हैं वो बीजेपी से हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है ये। अब जो हम बात कर रहे थे कि उत्तराखंड के, जैसा आपको मैंने बताया कि जो इस चुनाव में होना है, एक मध्य प्रदेश का जो सीट है महाराष्ट्र में, जिसमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट जैसा आपको मैंने बताया था नितिन गडकरी का है, वो नागपुर से बड़ा वीआईपी सीट है। गडकरी के खिलाफ विकास ठाकरे को कांग्रेस ने उतारा है मैदान में। मध्य प्रदेश के पहले चरण में मध्य प्रदेश के 6 सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। तो उसमें छिंदवाड़ा की सीट, जिसमें नकुलनाथ, कमलनाथ का गढ़ माना जाता है छिंदवाड़ा, उसको भाजपा हर हिसाब से इस बार क्रैक करने की रणनीति में है। वो एक अकेली सीट थी जिसको कांग्रेस ने 2019 के भी चुनाव में जीता था। तो समझ लीजिए मजबूत गढ़ रहा होगा, तभी 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी। बाकी सारी सीटों पर हार गई थी, बीजेपी को 28 सीटें मिली। कमलनाथ के बेटे हैं ये नकुलनाथ, जो वो कमलनाथ के बेटे हैं, और कमलनाथ के करीबियों को भाजपा ने भी अपने पाले में बहुत कर लिया। तो थोड़ी कांग्रेस की वहाँ पर स्थिति अभी जैसा बताया जाता है कि बहुत ये, और बीजेपी ने वहाँ विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया है नकुलनाथ के खिलाफ। तो एक ये मामला मंडला सीट है मध्य प्रदेश का, ये भी बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से भाजपा के फगन सिंह कुलस्ते ये बड़े नेता हैं और इनको मैदान में भाजपा ने उतारा। वहीं कांग्रेस के विधायक ओमकार सिंह मरकामा जो यहाँ से हैं, वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में 3-4 सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार के जिन 4 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें गया है, नवादा है, जमुई है और औरंगाबाद है। ये जमुई की सीट जो है सो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उनके खाते गई है, लोजपा के पास गई है सीट। लोजपा से वहाँ से उम्मीदवार बने हैं चिराग पासवान के बहनोई और पासवान जी, रामविलास पासवान के दामाद अरुण कुमार भारती। और ये सीट लोजपा के लिए भी और एनडीए गठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस सीट पर बड़ा ही कांटे का टक्कर जिस तरह से बातें चल रही है, और आरजेडी ने यहाँ अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया है। गया से जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी के बारे में सारे लोग जानते हो, गया से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सीट हो जाता है जीतन राम मांझी के। और कुमार सर्वजीत को आरजेडी ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो ये बिहार की सीट है जो 19 अप्रैल को 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अर्जुन राम मेघवाल, इनकी सीट का फैसला, इनकी किस्मत का फैसला होना है। ये बड़े नेता हैं भाजपा के, केंद्रीय मंत्री रहे, बीकानेर से चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। इनके कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल इनके खिलाफ होंगे। तो एक और सबसे जो रोमांचकारी सीट है राजस्थान की, वो चूरू की सीट है। चूरू की सीट इसलिए है कि राहुल कांसवा जो अभी कांग्रेस में हैं, वो बीजेपी के सांसद हुआ करते थे और बीजेपी ने इनका टिकट काट दिया तो कांग्रेस चले गए। बड़े मार्जिन से जीते थे, 3.5-4 लाख के मार्जिन से जीते थे ये। और यहाँ बनाया है देवेंद्र झाझरिया को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। तो ये बड़ा ही रोमांचक है। और जयपुर में बीजेपी ने नया प्रयोग किया है एक सीट पर। इस सीट पर भी जो राजस्थान की सीट है उस पर भी, राजस्थान के जिन 12 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें जयपुर की सीट पर भी लोगों की नज़र होगी। यहाँ पर वर्तमान सांसद जो हैं रामचरण सिंह बोहरा, इनका टिकट काट दिया बीजेपी ने और मंजू शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। और प्रताप सिंह खाचरिया थावास जो है यहाँ पर, प्रताप सिंह खाचरिया थावास, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अरवल से जैसा मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र सिंह यादव, भाजपा के बड़े रणनीतिकार, भाजपा के पूरे जो सिस्टम है उसमें मेहनत करने वाले, काम करने वाले नेताओं में से गिने जाते हैं। भूपेंद्र वो अरवल से हैं और यहाँ कांग्रेस ने बनाया है ललित यादव को उम्मीदवार। उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर चुनाव है, ये मैंने आपको पहले। बंगाल के 3 सीटों पर चुनाव है, तीनों सीट महत्वपूर्ण होंगे। और महाराष्ट्र के जिन सीटों पर चुनाव है, महाराष्ट्र में 48 सीटों में जो पहले पीछे का गणित है उसमें बीजेपी 23 सीट, शिवसेना शिंदे जब 7 थे तो उनको 18 सीटें मिली थी। एनसीपी
और में जब अजीत पवार, जो 2019 का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 4 सीट में, कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, अन्य सीट। तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर के जो इस पहले फेज में चुनाव होना है वो 5 सीटों पर चुनाव होना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि नागपुर की सीट उन सारी चीज़ों को लेकर के है जिसमें गडकरी जी का मामला फंसने वाला है, और उनके 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 मतलब जो बहुत बोले कि जिस पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी महाराष्ट्र में, वो नागपुर में ही होगी। और पूर्वी भारत में असम की सीट में, जो असम की 5 सीट है, वहाँ पर मतदान होंगे, और 13 ऐसी सीटें हैं पूर्वी भारत में और जो केंद्र शासित प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा ने मार्जिनल जीती थी। तो कुल मिलाकर के 19 अप्रैल में होने वाला जो चुनाव है पहले चरण का, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव भाजपा को अपने स्ट्राइक रेट मेंटेन करने के लिए, जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश में उनका प्रदर्शन रहा है, महाराष्ट्र में जैसा प्रदर्शन रहा है, महाराष्ट्र में राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, तो ये पहला चुनाव आपको बताएगा 19 अप्रैल वाला कि महाराष्ट्र में आखिर क्या राजनीतिक संकेत हैं, जो सारी परिस्थिति बदल जाने के बाद, सारे दल बदल जाने के बाद, शिवसेना के अंदर विद्रोह के बाद, एनसीपी के टूटने के बाद। तो ये चुनाव हर तरह के समीकरणों के साथ, एक नए प्रयोग के साथ आपके सामने है, और 102 सीटों पर होने वाले चुनाव एक नई, आपको नई कहानियाँ, नई बारीकियाँ, नई चीज़ें गढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।